नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। यूनिट 8 करेंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम पीवी सिंधु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, है ना। पीवी सिंधु का पूरा नाम जो है वो पुरसेला वैकंट सिंधु है और 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में, वर्तमान तेलंगाना में जो है इनका जो है बेसिकली जन्म हुआ था। उपलब्धियाँ अगर देखेंगे तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है महिला एकल के अंतर्गत। इसके पहले 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था, रजत जीता था रियो ओलंपिक में, और इतिहास में ये 2 बार ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। 2019 में इन्होंने जो बेसल्स में स्वर्ण जीता था विश्व चैंपियनशिप में, 18 में इन्होंने रजत जीता था विश्व चैंपियनशिप में, लगातार प्रगति की है। 17 में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में जो है ग्लासगो में जो है रजत जीता था। इसके पहले विश्व चैंपियनशिप 14 और 13 में लगातार इन्होंने कांस्य जीता विश्व चैंपियनशिप में। तो इनका परफॉर्मेंस जो है 2019 में बेसल्स में भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहा था। यहाँ पर जो है ये स्वर्ण जीत कर गई थी और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी पर प्रश्न था और टोक्यो ओलंपिक क्योंकि इस समय चल रही हैं, निस्संदेह जो यूनिट 8 है स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स से संबंधित, वो आगामी समय में भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आप अभी से जो है इसको कवर करते चलेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। अचानक फिर एकदम से बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स से अगर आप पढ़ते हैं तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती हैं और एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना। तो पीवी सिंधु से क्वेश्चन बन सकता है। पूरा नाम मैंने बताया आपको, पुरसेला वेंकट सिंधु, जन्म इनका हैदराबाद, पेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये और 2020 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न इनको 2016 में मिला है जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। हाल ही में इसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है। 2015 में इनको पद्मश्री मिला है। इसके अलावा इनको अर्जुन पुरस्कार 2013 में मिला। वैसे मूलतः अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है ना। राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ये 1991-92 से दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखी है ना। ओलंपिक में इन्होंने, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में अभी कांस्य पदक जीता है, बैडमिंटन के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। बैडमिंटन के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके पहले इन्होंने रियो में जो है रजत पदक जीता था 2016 में। विश्व चैंपियनशिप में आपको बताया मैंने, बेसल में इन्होंने गोल्ड जीता। इसके पहले 18 में इन्होंने रजत जीता था नाजिंग में, है ना। और इसके पहले जो है ग्लासगो में इन्होंने रजत जीता था। इसके पहले कोपेनहेगन में इन्होंने कांस्य जीता था। तो ये इनका लगातार परफॉर्मेंस जो है बेहतर रहा है और विश्व चैंपियनशिप में, क्योंकि ये पिछली बार भी 19 में गोल्ड जीत के आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो महिला बैडमिंटन से संबंधित उबेर कप है 2014 में हुआ था, ये इन्होंने जीता था। इंपॉर्टेंट है महिला बैडमिंटन। उबेर कप जो है 1948 से कंटिन्यू चल रहा है, महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में जो है इन्होंने 2011 में जो है डगलस में जो है गोल्ड जीता था। इसके अलावा जो दक्षिण एशियाई खेल हुए थे 2016 में गुवाहाटी में, इसमें इन्होंने जो है रजत जीता और जो है यहाँ पर जो है ये युगल में इन्होंने जो है वो गोल्ड जीता था। तो कुल मिलाकर के अगर प्रश्न ये बनता है पीवी सिंधु से तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो पीवी सिंधु को जो है आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, है ना। पीवी सिंधु का संबंध मूलतः जो है वो बैडमिंटन से है और हाल ही में जो है इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है कांस्य पदक जीता है, इसलिए इस समय चर्चा में है। और विश्व चैंपियनशिप जो बेसल में हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, उन्होंने 2019 वाली वो गोल्ड जीती थी, है ना। मूलतः यह तेलंगाना से संबंधित हैं और लगातार ओलंपिक में जो है ये 2 बार जो है जीतने वाली महिला बनी है। इस बार इन्होंने हालांकि ब्रोंज जीता है, कांस्य जीता है। पिछली बार इन्होंने सिल्वर जीता था। आई होप कि अगली बार जो है अगर ये कंटिन्यू करें तो जो है ये गोल्ड भी जीत के आए, है ना। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका है पीवी सिंधु का, है ना। बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी है। कांस्य 2020 टोक्यो उन्होंने जीता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब जो है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक से ही संबंधित चीज़ है। टोक्यो ओलंपिक जो है इसमें इस समय 205 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 11,000 के आसपास एथलेटिक्स, और विश्व के जो 205 देश हैं ये 33 खेलों के लिए यहाँ पर गए हुए हैं और 339 के आसपास यहाँ पर इवेंट्स हैं। ये 23 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक चल रहे हैं, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक है और ये लगभग एंडिंग पे हैं अपनी। और 57 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल में जो है, और 2 बार में रवि 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जाहुअर युगेव से हार गए हैं और अदरवाइज़ हम यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते। और कुश्ती में मिली हमको चांदी यहाँ पर, है ना। ओलंपिक में रवि दहिया जो है वो सिल्वर से उनको जो है सेटिस्फाइड करना पड़ा।
रूसी पहलवान से वे हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, रवि दाहिया को जो है इस बार यहाँ पर ओलंपिक में जो है सिल्वर मिला है। ये है रवि कुमार दाहिया, है ना, रवि कुमार दाहिया मुझे यहाँ पर पढ़ाना है। हालांकि नीरज चोपड़ा जी ने जो है भाला फेंक में जो है वो गोल्ड मेडल लेके गए हैं, है ना। और ये रवि कुमार दाहिया जो हैं, इन्होंने जो है बेसिकली रेसलर हैं, ये हरियाणा से हैं, और कुश्ती में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल की उम्मीद थोड़ी सी यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन अल्टीमेटली जो है इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर भारत को काफ़ी स्थिति बेहतर कर दी। और युगेव को उन्हें जो है 3 पॉइंट्स, युगेव ने इनको 3 पॉइंट से जो है यहाँ पर मात दे दी। तो ये रवि दाहिया जो है, रवि कुमार दाहिया इंपॉर्टेंट है। विश्व रेसलिंग में भी ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 19 में जीता था, और 20-21 का एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं। ठीक है, रवि दाहिया कुश्ती से संबंधित है, ज़रूर याद रखें। ये है लवलीना बोरगोहेन, है ना, इंपॉर्टेंट है, लवलीना बोरगोहेन, है ना। इस बार टोक्यो में हमारा परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली पहले से ठीक रहा है, और लास्ट मोमेंट पे हम लोग गोल्ड भी जीत गए हैं, है ना। और नीरज चोपड़ा जी ने यशस्वी किया पूरे भारत को, और 1 अरब जो पूरी की पूरी आबादी है वो उनके हिस्से में जो है खुशी आ गई है इससे, है ना। ये हैं लवलीना बोरगोहेन, और टोक्यो में उन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इनको जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। भारत की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को 69 kg में जो है ये मिला है। हालांकि सेमीफाइनल में जो है ये हार गई, और ब्रॉन्ज मेडल जो है लवलीना को यहाँ पर ओलंपिक में बॉक्सिंग में मिला। और इसके पहले 2008 में विजेंदर सिंह जो हैं वो ये बॉक्सिंग में जीते थे, और 2019 की विश्व चैम्पियनशिप में भी लवलीना को जो है वो कांस्य पदक मिला था, और ब्रॉन्ज जीतने वाली लवलीना दूसरी महिला हैं। इसके पहले 2012 में जो है बॉक्सिंग से ही जो मैरी कॉम है वो उनको ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लवलीना बोरगोहेन, है ना, बॉक्सर हैं, और मूलतः जो है असम से आती हैं लवलीना, है ना। लवलीना मूलतः जो है असम से आती हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको थोड़ा देखते हैं। जम्मू कश्मीर जो कि 26 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर को बना था, हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश यह बन गया है ना। अभी क्वेश्चन भी आया था, अभी वर्तमान में जो है कितने राज्य हैं। पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया। ये पूरा पूरा जम्मू कश्मीर है, और ये लेह लद्दाख वाला एरिया है ना। ये पूरा पूरा यूनियन टेरिटरी इसको बना दिया गया है। और यहाँ पे जो विशेष तौर पर 370 आर्टिकल के तहत विशेष चीज़ें दी गई थी उनको हटा दिया गया है। 35A यहाँ से हट गया है, और मोहन पटगांवकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। मोहन पटगांवकर कमेटी ये जो है जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर बनी थी, और मोहन पटगांवकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही जो है 370 और 35A में जो है अमूल चमूल बदलाव किए गए, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद ई रूपी जो है अभी 2 अगस्त 2021 को मोदी जी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है डिजिटल भुगतान के लिए। भारत में अभी भी जो है कैशलेस इकोनॉमी जो है वो सिर्फ 4% है, और क्योंकि जापान विश्व का एकमात्र देश है जहाँ 14% जो है कैशलेस इकोनॉमी है। भारत में जो है रतन बटल कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था कि कैश इकोनॉमी आए, और अनिल बैजल कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि भारत में इस तरीके से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, डिजिटल पेमेंट करना चाहिए। इसी कड़ी में ई रूपी को लॉन्च किया गया 2 अगस्त 2020 को, और ये जो ई रूपी है वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो है ने जो है अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा प्रभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत जो है नई चीज़ चालू करी है, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सुविधा के तौर पर। और ये डिजिटल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और इसके अंतर्गत जो इसमें रूपी के पार्टनर बनाए गए हैं वो एक्सिस बैंक को बनाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को बनाया गया है, कैनरा बैंक को बनाया गया है, HDFC बैंक को बनाया गया है, ICICI को बनाया गया है, इंडसलस बैंक को बनाया गया है, इंडियन बैंक को बनाया गया है, कोटक महिंद्रा को बनाया गया, PNB को भी इसका पार्ट बनाया गया है, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, भारत पे, है ना, और पाइन लैब्स जैसी महत्वपूर्ण पार्टनर भी ई रूपी के अंदर बनाएंगे। और भारत धीरे धीरे जो है डिजिटलाइज सिस्टम की ओर जो है अग्रसर हो रहा है, और ई रूपी से क्वेश्चन बन सकता है निश्चित तौर पर। ठीक है,
इसको ज़रूर आप यहाँ पर देखें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। हाल ही में कुछ नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आर्टिकल 153 के तहत जो है राज्यपाल के प्रावधान को रखा गया है और इसी कड़ी में जो मध्य प्रदेश के प्रमुख थावरचंद गहलोत जी हैं, उनको भी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आते हैं, इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना के भेजा गया है। इसके पहले वजुभाई बाला यहाँ के राज्यपाल थे कर्नाटक में। इस समय बोबई साहब जो नए मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। यहाँ थावरचंद गहलोत जो है, जो पहले सामाजिक न्याय मंत्री थे, वह राज्यपाल बन के गए। मध्य प्रदेश में जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल जी को बनाया गया है ना। आनंदीबेन पटेल पहले थी, है ना। और निश्चित तौर पे जो भगवत दयाल शर्मा कमेटी थी, उसने कहा भी था कि 7वें संविधान संशोधन 56 के तहत एक व्यक्ति 2 राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक तौर पर अतिरिक्त कार्य के तौर पर संभाल सकता है। मूलतः हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, तो आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त कार्य संभाल रही थी। अभी मंगू भाई छगनलाल भाई पटेल को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। मिजोरम में हरिबाबू कंबपति को भेजा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ जी को भेजा गया है, राजेंद्र विश्वनाथ औरलेकर। गोवा जो है PS श्रीधरन पिल्लई को भेजा गया है, जो पहले मिजोरम में थे। और त्रिपुरा में जो है सत्यदेव नारायण आर्य को भेजा गया है ना। इसके अलावा झारखंड रमेश बैस जी को भेजा गया है द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर। और हरियाणा में जो है बंडारू दत्तात्रेय को भेजा गया है, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश में थे। तो 153 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य में राज्यपाल के पद का प्रावधान है, ये आप याद रखें, गवर्नर का। और गवर्नर से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे बाद में। तो अभी कुछ राज्यों के राज्यपालों को चेंज किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद इसरो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसरो जो है ये 15 अगस्त 1969 को इसरो बना है। करंट अफेयर्स में चर्चा में हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है। के सिवान जो है इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके बहुत सारे जो है संस्थाएं हैं जो इससे संबंधित हैं, जैसे इसरो का सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर जो है वो बेंगलुरु में है ना। विक्रम साराभाई सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन सेंटर हरिकोटा में है। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन सेंटर है वो एक अहमदाबाद में इसकी ब्रांच है। लिक्विड प्रोपोर्शनल जो सिस्टम सेंटर जो है वो महेंद्रगिरी में है। क्रायोजेनिक इंजन का रिसर्च वर्क चल रहा है। इसके अलावा इसरो का जो दूरमापी निगरानी निर्देशन केंद्र वो बेंगलुरु में है। मास्टर सेंटर फैसिलेटर जो है वो हासन कर्नाटका में है। इसके अलावा इसका एक सेंटर जो है वो भोपाल में भी है। और जब भी हम किसी उपग्रह को लॉन्च करते हैं तो उसकी 10 मिनट पहले की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है। साइंस टेक की क्लास में हम बताएंगे इसको डिटेल में। इसके अलावा जो नेशनल दूर संवेदी संस्थान वह हैदराबाद में है ना। तो इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र जो है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2002 में जो है सतीश धवन सेंटर का नाम जो है सतीश धवन सेंटर हरिकोटा किया गया है। और इसरो मूलतः जो स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको इंडिया में करता है, चाहे वो साउंडिंग रॉकेट से रिलेटेड चीज़ें हों, लॉन्चिंग रॉकेट से रिलेटेड चीज़ें हों, रॉकेट्स के अलावा सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ें हों, और इस प्रकार के जो अभियान चलाता है। अभी इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 जो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था PSLV-C 11 के द्वारा, उसका जो चंद्रयान 2 भेजा गया PSLV-C 25 के द्वारा। अभी बहुत जल्द इसरो चंद्रयान 3, 4, 5 पे भी रणनीति बना रहा है और इसको लेके एक स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट पे काम इस समय चल रहा है। और जो चंद्रयान 3, 4, 5 होगा वो मानव रहित होगा और इसमें जो है व्योम मित्र नाम की एक रोबोटिक्स को जो है भी भेजने की तैयारी है। साथ ही साथ एक जो है निसार अभियान इसरो का जो है वो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी के साथ भी भविष्य में भेजा जाना है। और इस कड़ी में जो है कई कार्य इस समय भारत ने जब योजनाओं पे काम करना चालू किया है तो कोलंबो पे आधारित जो है वो कोलंबो प्लान को कैंसिल करके रशिया के मॉडल वॉस प्लान पर बेस्ड योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को अपनाया। बाद में संविधानेतर संस्था के तौर पर इसने कार्य किया, पहली से पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को डेवलप किया गया योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 15 को, जो कि इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस संस्था को डेवलप किया गया। वर्तमान में इसको उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और अमिताभ कांत जी इसके CEO हैं। इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य विनोद पाल जी हैं, विजय कुमार सारस्वत जी हैं और जो है रमेश चंद्र जी जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी इसका हिस्सा है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है और ये योजना की तरह ही एक वित्तीय आवंटन नहीं करती है। हालांकि 275 के तहत इसे अनुदान का अधिकार प्राप्त है, परंतु 280 के तहत जो वित्त आयोग कार्य करता है उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करती और किसी भी प्रकार से इनके बीच में अगर कोई ओवरलैपिंग होती है योजनाओं के अपर्दन को लेकर तो जो उसमें वैल्यू वेटेज फंक्शन होता है फाइनेंस का वो वित्त आयोग के पास ही होता है।
और इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष के नरेंद्र मोदी थे, इसके पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया जी थे और इसकी सीईओ सिंधु सिंह खुल्लर थी। अभी अरविंद पनगड़िया इंपॉर्टेंट है ना, चर्चा में है, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीति आयोग से भी। ठीक है, इसके अलावा संसद के सत्र इस समय चर्चा में है ना, तो संसद के सत्र क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे करेंट जो है वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज बेस्ड है ना, फैक्चुअल चीज़ें आजकल परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ते समय थोड़ा फैक्चुअली भी हमें रहना है। तो भारत की संसद जो है आर्टिकल 79 के अंतर्गत है और आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा है, आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा है और आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति है। और संसद आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा सबसे मिलकर के बनती है। व्हाट इज ए लॉ डिसाइड इन इंडिया एंड व्हाट शुड बी लॉ डिसाइड इन इंडिया, बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कानून क्या हो और कानून का स्वरूप क्या हो निर्धारित करने का श्रेय संसद को है। संसद के 3 सत्र होते हैं। तो भारतीय संविधान में क्योंकि संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जो ब्रिटेन से ली गई है और इसमें जो मानसून सत्र होता है उसमें 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है और इस सत्र के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है और विपक्ष बढ़ती समस्याओं पर जवाब भी मांगता है। तो आमतौर पर बजट सत्र जो सबसे लंबा होता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत है ना, 1 वर्ष में कुल जो 3 सत्र होते हैं उसमें बजट सत्र सबसे लंबा होता है। जनवरी में आमतौर पर शुरू होता है, बजट सत्र भी इसे कहा जाता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। मानसून सत्र ये एक सप्ताह मानसून सत्र होता है जो जुलाई में शुरू होता है और अगस्त के आसपास ही खत्म हो जाता है। और मैंने बताया कि मानसून सत्र इस सत्र के दौरान 17 विधेयकों को पेश करने के लिए जो है सूचीबद्ध किया गया है, एक प्रक्रिया रखी गई है कि सूचीबद्ध किया जाएगा। शीतकालीन सत्र जो है ये तीसरा सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक के आयोजित किया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र होता है। तो तीनों सत्र यहाँ पर आपको मैंने बताया। ये वर्गीस कुरियन जी मिल्कमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में स्वयं मिल्क कभी नहीं पिया। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड क्रांति चलाई थी और विश्व बैंक का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें 200 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दिए थे। बाद में 24,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उन्होंने इससे कमाया भी था और पूरे देश में जो है ऑपरेशन फ्लड को, दुग्ध क्रांति को, श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने में इस शख्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके जीवन पर एकता कपूर एक पिक्चर भी बना रही है जिसका नाम मिल्कमैन है। 1970 में उन्होंने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया था। अमूल जो 1949 में बना उसके संस्थापक हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं जिसका स्थापना 16 जुलाई 65 को हुआ था। हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो वर्षा जोशी जी हैं और इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में है। विभिन्न क्रांतियाँ हैं जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडे से, पीली क्रांति तिलहन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला से, सुनहरी क्रांति फल से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से, गोल क्रांति आलू से और लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी हमारी यूनिट 7 में है तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल वर्गीस कुरियन चर्चा में है इसलिए हमने यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये प्रिया मलिक हैं, इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जो है अपना स्वर्ण पदक जीता है जो कि हंगरी में आयोजित हुआ था। और प्रिया मलिक जो है इनको विश्व कैडेट चैंपियनशिप में बड़ी सफलता हाथ लगी है और प्रिया मलिक का जो है नाम जो है वो बेसिकली कुश्ती के अंतर्गत आता है। पूना में जो खेलो इंडिया खेला गया था उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और लगातार ये अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रही हैं और मूलतः हरियाणा से ही और जो इनके कोच हैं वो अंशु मलिक हैं। और प्रिया मलिक कुश्ती के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। 75 जो केजी प्रतियोगिता है उसका ये प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बाद इसके साथ ही साथ कारगिल दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस 99 से भारत पाकिस्तान की लड़ाई जब हुई थी और 3 मई 99 को घुसपैठ की पहली सूचना मिली थी। उस समय ऑपरेशन विजय इसको नाम दिया गया था और 26 जुलाई को इंडियन आर्मी ने औपचारिक रूप से युद्ध खत्म होने की घोषणा की थी। तभी से कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और इस जंग में 527 सैनिक भारत के शहीद हुए थे और पाकिस्तान आर्मी LOC से 4 से 10 किलोमीटर के अंदर आ गई थी। सर्दियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और ये पूरी की पूरी भारतीय पोस्ट पर उनके द्वारा कब्जा किया गया था। बाद में ऑपरेशन विजय चलाकर इस मूवमेंट किया गया और हमने फाइनली जो इस पर विजय हासिल की। और ये मुस्कोक, द्रास, कारगिल, बटालिक, तुर्तिक सेक्टर में जनवरी से अप्रैल के बीच में यहाँ पर पूरी घुसपैठ हुई थी। मुस्कोक, द्रास, श्रीनगर और ये पूरा का पूरा जो 4 एरिया मुस्कोक, द्रास, कारगिल और तुर्तुक सेक्टर में। और पाकिस्तान का पहला प्लान था कि श्रीनगर का लेह से जुड़ने वाला जो नेशनल हाईवे उसको काट देना,
जिससे सियाचिन और लद्दाख की जो है प्रॉपर सप्लाई वहाँ पे बंद हो जाए, परंतु उनके जो है यहाँ पे जो उनकी सोच थी वो जो है पूरी कंप्लीटली नहीं हो पाई और हमारे जाबाज लोगों ने, सैनिकों ने ऑपरेशन विजय करके जो है इस पर विजय प्राप्त करी। और एयरफोर्स के पास जो 85 में फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 के एयरक्राफ्ट थे, हमने उनको यूटिलाइज़ किया और 60 लेज़र गाइडेड पॉड्स और बम हमको मिले थे, जिनको पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए रखा था और पाकिस्तान के ठिकानों पर हमने बाद में उस पर जो है टारगेट किया था। और ये एक अच्छा खासा मोमेंट था, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके 20 साल पूरे हो रहे हैं, है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कलाम साहब 15 अक्टूबर 31 को रामेश्वरम तमिलनाडु में जन्म था इनका और भारतीय मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति है, 2002 से 2007 में रहे हैं और बेसिकली विंग्स ऑफ फायर इनकी महत्वपूर्ण किताब है। इंडिया 2020 का इन्होंने विजन फॉर न्यू मिलेनियम किताब भी लिखी है। भारत की आवाज़, टर्निंग पॉइंट्स, हम होंगे कामयाब जैसी महत्वपूर्ण किताबें इनके नाम है। शिलोंग मेघालय में इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। डॉक्टर कलाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, इनको हम सलाम करते हैं। और 2002 से 2007 में भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। भारत रत्न 97 इनको मिला है, 90 में पद्म विभूषण इनको मिला, 81 में पद्म भूषण इनको मिला और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं भारत के लिए। और APJ कलाम साहब जो है, इनकी जो बहुत फेमस किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो कि इनकी जीवनी है, इसे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए एक बार और काफ़ी प्रेरणादायी बुक है ये। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम